नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक और टॉपर स्टॉक के इस एडिशन में मेरे साथ हैं आयुष कुमार तिवारी। रिसेंटली यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज 22 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और इस रिजल्ट में आयुष ने ऑल इंडिया रैंक 4 सिक्योर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग में। सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एज योर फैमिली। बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी एग्जाम में सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आना, वो भी यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आना। सो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सर। And before I start discussing about his profession and his journey, let me introduce Ayush has done his engineering from NIT Delhi और ये 2018 के पास आउट हैं। He has done engineering in 2018 and after that he started to prepare for GATE and engineering services. Uh, इनका जो 2018 के बाद के जो अटेम्प्ट रहे उस पर भी बात करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन में होंगे, तो उन्हें आयुष की इस जर्नी से कुछ सीखने को मिल सकता है। आई थिंक शायद पहला अटेम्प्ट 2019 रहा होगा आयुष। जी सर। हाँ, 2019 में गेट में आयुष को 855 रैंक मिली और 2020 में 1400। ये कैसे हो गया? अ, सेकेंड टाइम प्रिपेयर करते टाइम मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत अच्छा चला गया था, मतलब प्रीलिम्स में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अच्छा। तो वहां से मैंने थोड़ा सा गेट को थोड़ा ढीला छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से मेरी रैंक खराब हो गई थी। तो उसके बाद गेट 21 में आपकी 207 रैंक एंड गेट 22 में 233। तो यानी गेट थोड़ा सा आपका फ्लक्चुएटिंग रहा है, तो मैं ये मान यस सकता सर। हूँ कि वो प्राइमरी फोकस नहीं था। नहीं सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज हमेशा से फोकस था। अच्छा, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 आपका पहला अटेम्प्ट रहा जिसमें आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुई नो। और 20 में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए बट मेंस नहीं हुए। जी सर। हाँ, और 21 की रिजर्व लिस्ट में भी आयुष का नाम है, यानी 21 भी क्वालिफाई कर चुके हैं और 22 में ऑल इंडिया रैंक 4 है। सो काफी लंबी जर्नी रही है। यस कैसे सर। खुद को कूल एंड कंपोज्ड रखा इतनी बड़ी प्रोफेशन में? बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आए होंगे, बहुत बार डर लगा होगा कि अब गिव अप कर देना चाहिए, ऐसे भी थॉट आए होंगे। तो किस तरह से खुद को खुद की कामनेस को आपने मेंटेन करने की कोशिश की? सर थॉट्स तो बहुत बार आए थे कि गिव अप कर देना है, बट मतलब इनिशियली हमेशा से डिसाइड कर रहा था रखा था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ही क्लियर करना है। मतलब यूपीएससी तो सर यूपीएससी होता है, उसकी तो बात ही अलग है। उसमें नाम आएगा तो जो मेरा स्ट्रगल था वो अपने आप ही पूरा दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अ, मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर मेरा 2021 का जब एग्जाम चल रहा था तब एक मेरे भाई का कॉल आया था, एनटीपीसी का फॉर्म आया हुआ था। तो उसमें मेरी 207 रैंक थी और 56 सीट्स आई हुई थी। तो उस टाइम मेरा मतलब आई वॉज क्राइंग, लिटरली आई वॉज क्राइंग। मतलब ऐसा था कि मैं फॉर्म भरूं ना भरूं, ऐसा लग रहा था कि बस एक जॉब, कोई भी जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, ऐसा लग रहा था। लास्ट ईयर तक ऐसा था सर कि मतलब मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा था फ्री जॉब अलर्ट करके एक साइट है, वहाँ पे मैं देख रहा था एक लाइब्रेरियन की पोस्ट आई हुई थी। मतलब उसको देख के मैं एक्साइट हो गया था कि हाँ इसमें मेरा हो सकता है। मतलब इतना तक मैं डाउन चला गया था कि हाँ इसमें मैं जानने को रेडी हो गया था। लेकिन वही था कि सर मेरा ब्रदर जो है, उनका नाम आशीष है, उन्होंने मेरा बहुत मतलब बैक किया उन्होंने। पेरेंट्स का भी बैकअप था, लेकिन भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से मतलब अ, तो घर वाले जो बोलते हैं, बहुत लोग जो बोलते हैं, वो चीज़ उन्होंने मेरे से बहुत दूर रखी और हमेशा मेरे को मोटिवेट किया कि हाँ करते रहे हो जाएगा तेरा। और फाइनली सर आज ये रिजल्ट है। तो आपके भाई आपकी इस जर्नी में एक बड़े पार्टनर के तौर पर उन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया। जी सर। ये जो भी पेरेंट्स या एल्डर ब्रदर या कुछ ऐसे लोग जिनके घर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी का प्रेशर आप अपने बच्चों पे ना क्रिएट करिए, बल्कि उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। और अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो जो बच्चे यहाँ तैयारी करने आते हैं ये बड़े सिंसियर होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में वो उस थ्रेशोल्ड लेवल को नहीं क्रैक कर पाते हैं, उस थ्रेशोल्ड लेवल को नहीं क्रॉस कर पाते हैं जिससे सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप उन पर भरोसा रखेंगे, उनका सपोर्ट सिस्टम बन करके रहेंगे, तो वो आयुष की तरह नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे, सेलेक्ट होंगे और आपको भी गौरवान्वित महसूस कराएंगे। आयुष, इस बड़ी जर्नी में क्या सोर्स ऑफ स्टडी रहा? क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और
क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या डिसाइड किया, कैसे सोर्स ऑफ स्टडी रखा आपने? सर मैंने जब 19 में ईएससी का एग्ज़ाम दिया था तो उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है। तो मैंने टेक्निकल के लिए सिर्फ मिडिजी के नोट्स फॉलो किए थे, और जो नॉन टेक्निकल पार्ट था उसके लिए मिडिजी की जो नॉन टेक्निकल बुक्स आती हैं वो पढ़ी थी। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो मुझे पूरा मतलब आइडिया लग गया था कि एग्ज़ाम कैसा होता है। तो नेक्स्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने सिर्फ मिडिजी के नोट्स पढ़े हुए थे टेक्निकल के लिए, और नॉन टेक्निकल के लिए मैंने मिडिजी की सिर्फ नॉन टेक्निकल की बुक्स पढ़ी हुई थी, और एक दो सब्जेक्ट्स के मैंने टीचर के नोट्स पढ़े हुए थे नॉन टेक्निकल के। बस उतना ही मैंने किया। और जो मेरी मेरी की टेस्ट सीरीज थी वो तो उसके लिए क्या ही कहना सर, वो तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग है। टेस्ट सीरीज में शुरुआती दौर में हो सकता है नंबर अच्छे ना आए हों। जी सर बिल्कुल। नॉन टेक में तो सर मतलब मैं मार्क्स नहीं बताना चाहूँगा, बट नहीं, उसमें बिल्कुल तो। बताओ, क्योंकि आपकी सिचुएशन में बहुत सारे लोग होंगे। मेरे पास हर साल बच्चे आते हैं कि सर मेरे 30 नंबर आए, मेरे 40 नंबर आए, मेरे 20 नंबर आए। तो उनको ये जानना चाहिए कि भाई नंबर कम आने से डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि कारण पता करना है, और अगर सुधार ले गए तो आपकी भी जैसे रैंक 4 आई है ऐसे आने वाले लोगों की भी आ सकती है। क्या परफॉर्मेंस रहता था शुरुआती दौर में टेस्ट सर सीरीज? मतलब 20% 30% ऐसे मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में। तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगता था इतना, मतलब पहले तो आइडिया ही नहीं लग पा रहा था कि नॉन टेक्निकल पढ़ना कैसे है। तो मार्क्स आ ही नहीं रहे थे। फिर जब मैंने एग्जाम का पैटर्न स्टडी किया थोड़ा सा, कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे, उसके बाद थोड़ा इंप्रूव होने लगा कि 30% 40% 60% ऐसे पहुंचने लग गया, तब जाके थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। बट फिर भी मेरा 21 में जो फर्स्ट पेपर था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो मतलब 58 मार्क्स आए थे मेरे 200 में से फर्स्ट पेपर में। तो वहां पे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि मैंने इतना मेहनत किया नॉन टेक में तब भी नहीं आ रहा है। बट फिर फाइनली मैंने फिर से एक बार ट्राई किया कि हाँ मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता इस बार मैं थोड़ा और अच्छा कर लूँ। तो इस बार अच्छा हुआ था पेपर। जिन लोगों को भी जीएस को लेकर के डर लगता है, आप एक चीज देखिए, रैंक 4 आपके सामने बैठा है और इनको भी ऐसा ही डर लगता था जैसा आपको लग रहा है। तो इस डर को दूर करने का यही तरीका है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, अपने नोट्स उठाइए, अपने जो भी स्टडी मटेरियल है, सोर्स है, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। तो आप इस डर को दूर कर ले जाएंगे एंड फाइनली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है: जी सर। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंस एंड मेजरमेंट। इनको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं। एक स्टूडेंट का ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास समय कम है, तो क्या ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, ये चारों, इनमें हम कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ें या किसी को ना पढ़ें? आपका क्या ओपिनियन रहेगा? नहीं सर, सब्जेक्ट्स तो हम छोड़ नहीं सकते, तो ना पढ़ने का यहाँ पे तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न कोई फिक्स नहीं रहता है। कभी किसी सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन डाल दिए, कभी जो गेट में नहीं है उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक साल का मुझे याद आ रहा है, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उससे हमारे में 20 क्वेश्चन आ गए थे। तो सब्जेक्ट छोड़ने का तो सर सवाल नहीं होता है। और अगर आपको छोड़ना ही पड़ रहा है सब्जेक्ट, तो आप मेडे जी के नोट्स कवर करिए जो आपने क्लास में करे हैं, और उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो मेडी जी ने वर्कबुक दे रखी है वो आप कवर कर लीजिए, या फिर जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे तो वो सब मोर देन इनफ हो जाएगा। क्योंकि जो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न रहता है वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं इनसे। वो ऊपर ऊपर से भी आप कवर करेंगे तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट दे पाएंगे उस चीज़ का। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये आज आपने अगर मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे तो ये दूसरे टॉपर हैं। इनसे पहले भी एक ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, यूपीएससी बहुत डेप्थ में नहीं जा रही है। तो छोड़ने की बजाय एटलीस्ट आप उसमें एक बार कवर करने की कोशिश करिए कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको तो कर ले जाइए, जो दो चार डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे या डेप्थ में होंगे, अगर वो नहीं भी कर पाते हैं तो भी काम चल जाएगा। खैर, चलिए, आपने बहुत कुछ अपनी जर्नी के बारे में और बहुत कुछ तैयारी के बारे में लोगों को बताया। इसके अलावा अगर कोई और संदेश आप देना चाहते हैं यंग एस्पिरेंट्स को कि किस तरह से उनको, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आजकल ना एक बड़ी निगेटिविटी फैल गई है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर तमाम सारे निगेटिविटी फैलाने वाले लोग आ गए हैं जो ये कहते हैं कि इन एग्जाम्स की तैयारी ही नहीं करनी चाहिए, ये तो होता ही नहीं है। आपका क्या टेक है, तैयारी करनी चाहिए
या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए सर। बहुत ही कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। तो मैं बस उनमें से नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उनका नहीं होता है। आप उसको अपनी पूरी एनर्जी से आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली होगा, बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी उसमें। बस आपको थोड़ा टाइम देना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने आप में। आपका थोड़ा खराब जा रहा है बट आपको अपना पोटेंशियल पता है, तो आप डेफिनेटली आप प्रिपेयर करेंगे, आपको अंदर से ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो गिव अप नहीं करना है। और गेट, कुछ लोग का सर ऐसा रहता है कि गेट की करेंगे ईएस की नहीं करेंगे, दोनों एग्जाम्स की करनी है। मैंने ये इनिशियली ईयर्स में यही गलती करी कि मेरा ईएससी अच्छा हो रहा था तो मैं गेट पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा था। बट 21 में क्या हुआ कि मुझे गेट के लिए भी टाइम मिला और ईएस के लिए भी टाइम मिला। तो मैंने दोनों का प्रिपेयर किया और मेरा दोनों एग्जाम्स अच्छे गए थे। तो गिव अप नहीं करना है और दोनों एग्जाम्स में प्रिपेयर करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि मतलब क्योंकि मोस्टली सिलेबस कॉमन है, 70-80% सिलेबस कॉमन हो जाता है, तो दो क्यों अपने लिए रास्ते बंद करना, दोनों की तैयारी करना चाहिए, थोड़ा एफर्ट देना चाहिए और पेशेंस के साथ तैयारी करते रहें। थैंक यू आयुष, हमें ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग जब सफल होते हैं तो जितना खुशी आपको होती है, उतनी ही खुशी हम लोगों को भी होती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने जो आपको पढ़ाया वो आज सफल हुआ। सो वी आर इक्वली हैप्पी विद योर सक्सेस, जितना आप खुश हैं। और एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से और मेडी जी परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और थैंक एंजॉय करिए इस बड़ी सक्सेस के मोमेंट को। थैंक और यू। आगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक और यू। ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहिए और कुछ बड़ा अचीव करते सर रहिए। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। जी। सर लास्ट ईयर मेडी जी जो टॉपर्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती है उसमें आप खड़े थे सामने। मेरा मन था आपके साथ फोटो खिंचवाने का, बट मैंने नहीं खिंचवाई थी, बीटिंग सर के साथ भी नहीं खिंचवाई थी। मेरे फ्रेंड्स थे साथ में, उन्होंने खिंचवाई थी। बट मैंने यही सोचा था कि नेक्स्ट ईयर जब मेरा हक होगा उस चीज़ को करने का, तब मैं जाके फोटो, मतलब खुद से जाके बोलूंगा सर मुझे आपके साथ एक फोटो चाहिए। तो आई होप वो मोमेंट आएगा जल्दी ही। तो बस सर इतना ही बोलना था। अरे बिल्कुल, खैर चलिए, आप उस वक्त भी आए होते तो मैं जरूर, हमारे लिए तो चाहे आप सफल हों या असफल हों उतना ही प्रिय हैं, जितना आज और या इससे पहले ही। लेकिन आपके जीवन में इतना खूबसूरत मोमेंट आया, आप आइएगा इस बार, हम लोग खूब ढेर सारी फोटो वीडियो सब कुछ साथ में बनाएंगे। और बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि और सर मैं मेडी जी की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, आपको बोलना चाहूँगा, अपने फ्रेंड्स को, स्पेशली सिराज जिन्होंने लास्ट ईयर मेरी बहुत हेल्प की। लास्ट ईयर मीट के टाइम पे मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरे इंटरव्यू के जस्ट 2 दिन बाद ही मेरा ऑपरेशन शेड्यूल करवाया गया था, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था सर। तो मैं उन्हें स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा, और मेरे और भी बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम डियर। मिलते हैं अवार्ड सेरेमनी में, आपकी फोटो वाली इच्छा भी पूरी करते हैं, इस बार मैं खुद आपको ढूंढ करके एंड देन आपके साथ फोटो खिंचवाऊंगा। थैंक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव थैंक अ यू। वंडरफुल